रेडिकल जल्दी जल्दी देखिए। फ्री रेडिकल्स, तो देखो पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस करा था कि देखो पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि फ्री रेडिकल क्या होता है, कैसे बनता है फ्री रेडिकल बच्चों, कैसे बनता है? होमोलिटिक, तुम लोग बोलते नहीं, होमोलिटिक फिजन रीजन। जब कोई भी बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा तो क्या होगी? फ्री रेडिकल बनेगा। एंड व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। एग्जांपल मैंने दिया था क्लोरीन का, Cl2 लिया था हमने, हमें देखा था कि Cl जो इस तरह से होता है, इसके बीच में इस तरह से बॉन्ड होगा तो ये टूट जाएगा किसकी प्रेजेंस में? H में बोले तो सनलाइट या यूवी रेस, तो ये टूटेगा आपके पास ऐसे और ऐसे। अगर इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाऊं मैं तो क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 और 2 2 4 2 6 ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 इलेक्ट्रॉन से ये कंबाइन करके अपना ऑक्टेट पूरा करता था, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता था। अगर मैं बच्चों सनलाइट लूं, H में लूं तो बीच में टूट जाएगा ये, और ये जो क्लीवेज हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है। एंड आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल्स। एंड व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। समझे कि नहीं समझे? और एक होती थी हमारे पास हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरोलिटिक फिजन में मैंने क्या बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, तो अगर इसकी हेटेरोलिटिक फिजन होगी, HCl कैसे होगा बच्चों? H और Cl के बीच पे बॉन्ड। क्लोरीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों का डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड टूटेगा वो इस तरह से टूटेगा। और ये जो बॉन्ड टूटा तो बच्चों आपको बदले में क्या मिलेगा? एक कैटायन और एक एनायन। इस तरह से आपके पास कंपाउंड जो मिलेंगे। तो कैटायन और एनायन जो बनेंगे आपके हेटेरोलिटिक फिजन में, होमोलिटिक फिजन में आपके पास बनता है फ्री रेडिकल। व्हाट आर फ्री रेडिकल? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो मैंने आगे जो कि नोट्स में आपको लिखवाया मैंने कि कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो अगर आपके पास ये है HELPR, अगर ये है तो वहां पे आपके पास चांसेस है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकती है। मतलब H का यहाँ का मतलब हीट, और हीट जो कितनी होनी चाहिए? नियरली ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस। और E का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें तो भी चांसेस है कि वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। और L का मतलब क्या है यहाँ पे? L का मतलब है लाइट, जो कि मैंने यहाँ पे कहा था कि क्लोरीन को अगर मैं सनलाइट पास करवाऊं तो फ्री रेडिकल में टूट जाता है। और क्या हो सकता है बच्चों? P से यहाँ पे क्या है? परऑक्साइड। आगे चल के हम पढ़ेंगे बच्चों परऑक्साइड और का इफेक्ट क्या पड़ता है, मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, परऑक्साइड का क्या फर्क पड़ता है। तो वहां पे P का मतलब परऑक्साइड, और रेडिकल का मतलब तो रेडिकल ही है। यहाँ पे रेडिकल क्या है? जैसे ये फ्री रेडिकल यहाँ पे बना हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, फ्री रेडिकल आप देखोगे आगे चल के बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल? तो देखो ध्यान से, कर दो इस तरह में। देखो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों? सबसे ज्यादा जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा जो नॉर्मली आपको काम आएगा वो है बेंजाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। ऑर्डर सबको पता होना चाहिए, आपने लिख ही लिया है। बेंजाइल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास एलाइल, फिर आएगा हमारे पास 3 डिग्री, फिर हमारे पास 2 डिग्री, फिर हमारे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और फिर बच्चों मिथाइल फ्री रेडिकल लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह से। और फिर हमारे पास जो है वो आएगा विनाइल जो है बहुत ही ज्यादा लेस स्टेबल होता है, और उससे भी कम जो है वो है फिनाइल फ्री रेडिकल। अब बच्चों अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं कि बेंजाइल कैसे लिखिएगा तो ध्यान से देखना इसको। बेंजाइल ऐसे होगा, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जब एक कार्बन आ जाता है और यहाँ पे जनरली CH3 होता है तो यहाँ पे CH2 आएगा, क्योंकि ये इतने ही बॉन्ड बनाएगा। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। आप बना सकते हो, बनाना है तो। एलाइल सबको याद है, एलाइल कौन सा कार्बन होता था बच्चों? कौन सा था? डबल बॉन्ड से अगले वाला कार्बन, यानी कि जो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ जो कार्बन अटैच होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ गया आपके पास CH और यहाँ पे 2 है, और फ्री रेडिकल इसने कहा तो ये होगा। ये फ्री रेडिकल जो है, ध्यान से यहाँ पे अच्छे रहेंगे, ये फ्री रेडिकल जो एलाइल है, दिस इज एलाइल फ्री रेडिकल। बताया था ना, एलाइल हमने क्लोरीन का पढ़ा था। जैसे जब IUPAC नहीं कर रहे थे तो मैंने जैसे आपको ये लिखवाया कि जैसे बच्चों मान लो इसके साथ Cl आके अटैच हो जाता है तो ये कौन सा
कौन सा कंपाउंड है? दिस इज एलाइलिक। और अगर यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो तो विनाइल, यहाँ पे विनाइल। अगर कोई भी चीज डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली आके अटैच होती है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ आके अटैच होती है, उसको क्या बोलते हैं? विनाइल। मान लो अगर इधर एक्स आके अटैच हो जाए तो कौन सा हुआ ये? विनाइल। इप्सिता ध्यान नहीं तेरा, इधर एक्स आके डायरेक्टली अटैच हो जाए तो कौन सा? विनाइल। अगर इधर भी अटैच हो जाए तो विनाइल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, उसके ऊपर आके कोई ग्रुप आके अटैच हो तो उसको विनाइल बोलेंगे। और अगर उससे अगले वाले कार्बन के ऊपर, जैसे इसके ऊपर अटैच हो जाए तो एलाइल, इसके ऊपर अटैच हो जाए तो एलाइल। ये और ये कोई पोजीशन नहीं है, समझ गए? तो विनाइल और एलाइल ये पोजीशन होती है। तो कभी भी अगर एलाइल आएगा या बेंजाइल आएगा, ये ज्यादा स्टेबल है। अभी देखो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, चेक करो, ये भी 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। डिग्री तो पता है, जिसके ऊपर रेडिकल है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है? एक। तो ये 1 डिग्री है लेकिन फिर भी ज्यादा स्टेबल है। ये भी 1 डिग्री है लेकिन फिर भी ज्यादा स्टेबल है। रीजन हम पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस होगी इसमें। फिर आगे देखो बच्चों, 3 डिग्री फ्री रेडिकल तो पता ही आपको। 3 डिग्री फ्री रेडिकल अगर मैं बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, CH3 और CH3 और यहाँ पे रेडिकल आएगा। दिस इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल, है ना। उसके बाद 2 डिग्री भी बना सकता हूं मैं। 2 डिग्री कैसे बनेगा बच्चों? CH लगा दो यहाँ पे, एक CH3 इधर लगा दो, एक CH3 इधर लगा दो, एक H लगा दो, ये हो गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। इसी तरह से बच्चों कौन सा हो जाएगा फिर? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 1 डिग्री फ्री रेडिकल हम इथाइल को भी बोल सकते हैं। CH2 इसके ऊपर रेडिकल आ गया और ये CH3, ये हुआ 1 डिग्री। फिर बच्चों मिथाइल रेडिकल, तो CH3 ये मिथाइल रेडिकल हो जाएगा। फिर विनाइल कौन सा होगा बच्चों? C डबल बॉन्ड CH2 और CH इसके ऊपर रेडिकल। दिस इज विनाइल रेडिकल, बहुत ही ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। और लास्ट में आता है फिनाइल रेडिकल, बहुत ही कम स्टेबल। ये वाला बहुत ही कम स्टेबल, फिनाइल बहुत ज्यादा, बहुत कम स्टेबल। समझे कि नहीं समझे? तो ये ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का। बहुत मतलब अब आप ये इसके डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसके जब आप रिएक्शन करते हो तब बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब वो ऐसे पूछेगा, जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे तो हम देखेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कुछ इस तरह से आगे आपको क्वेश्चन आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल। क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं? पक्का? श्योर है? वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग दो, कार्बोकेटाइन। अच्छा एक चीज छोटी सी, मैंने कहा कि ये वाले कार्बोकेटाइन क्यों बच्चों ज्यादा स्टेबल है, ये और ये। तो एक लाइन लिख लेना बच्चों, देखो, बेंजाइल एंड एलाइल फ्री रेडिकल्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बेंजाइल एंड एलाइल फ्री रेडिकल्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एलाइल एंड बेंजाइल फ्री रेडिकल्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे? चेक करो जरा बच्चों, ये देखो बच्चों, अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है थोड़ी। क्या हुआ? देखो बच्चों, मान लो आपके पास दिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे एक बच्चों रेडिकल बना हुआ इस तरह से, ठीक है। रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, यानी कि इसने अपना बॉन्ड जो बनाया नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है। और CH2 CH CH2। अब बच्चों ये क्यों स्टेबल है, एलाइल वाला क्यों स्टेबल है? तो एक चीज देखो, रेजोनेंस करते हैं आज। रेजोनेंस बच्चों ये देखो ऐसे करके जाएगा ये, और हाफ एरो जाएगा, फुल एरो नहीं। याद करो जब हम इसको स्टेबलाइज करते थे, ये CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बोकेटाइन है। अच्छा तूने ये आंसर ये वाला लिखा है, तो आंसर जो तू बता रहा था कर दिए, ठीक है, गुड। तो ये बच्चों ये CH2 पॉजिटिव है। अब सोचो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस हम करते थे तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड उठ के जाता था ना, तो हम क्या लगाते थे? एरो कैसा लगाते थे? यहाँ पे कंप्लीट एरो लगाते थे। कंप्लीट एरो क्या शो करता है? कंप्लीट एरो सिग्निफाई मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन जब आप हाफ एरो, सोचो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है ना, इसको एक चाहिए ना सिर्फ बॉन्ड बनाने के लिए,
तो यहाँ पे हाफ एरो लगाएंगे हम, और हाफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाफ एरो रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो देखो जब इसकी मूवमेंट होती थी क्या होता था आपके पास? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता था कुछ इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या जाता था? CH2 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन इसको देखो बच्चों, इसका अगर मैं रेजोनेंस करूं, फ्री रेडिकल की रेजोनेंस करूं, तो देखो क्या होगा? सिर्फ हाफ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो सोचो CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या आ जाएगा? CH2 फ्री रेडिकल। हुई रेजोनेंस की नहीं हुई? तो ये जो आपके पास फ्री रेडिकल है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर करेगा। कितना ट्रांसफर होगा? हाफ, ये हाफ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। हाफ तो कैसे होगा? तो ये ऐसे ट्रांसफर होगा। हाफ एरो लगाएंगे, समझिए बात को? हाफ एरो लगाएंगे हम यहाँ पे। तो हाफ एरो जब आप लगाओगे तो सोचो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? इधर बना देता हूँ मैं, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा बच्चों, और ये बॉन्ड तो ऐसे रहेंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो सोचो इसका फिर आगे क्या होता है यार? अंदर से चलता था ऐसे, तो इसका क्या होगा? फिर इसका हाफ जाएगा ऐसे। तो फिर अगला क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? कुछ इस तरह डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ रेडिकल आ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो फिर ये आगे मूव करेगा इस तरह से, घूम फिर के वो बन जाएगा। तो देखो रेजोनेंस हो रही है। तो यार फ्री रेडिकल में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। डन? तो इसको नोट कर लेना, ये वाले स्ट्रक्चर जो मैंने लिखवाए हैं, ये वाले, ये और ये, कि इनमें रेजोनेंस कैसे हो रही है, और उसको भी नोट कर ही लो। प्यारे बच्चों, कार्बोकेटायन है, इसको कार्बोकेशन भी पढ़ना है, ठीक है? बोल लेने पर, हाँ, कार्बोकेशन ही बोल देते हैं कई बच्चे। दिस इज कार्बो, टॉपिक है हमारा कार्बोकेटायन। देखो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरा खत्म नहीं होगा, अगली क्लास तक चलेगा ये, लेकिन आज मैं आपको ये समझा देता हूँ कि व्हाट इज कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है? कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो लिखो, लिखो, लाइन लिखो, एक लिखो, ऑर्गेनिक आयन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, ऑर्गेनिक आयन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, ऑर्गेनिक आयन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, are known as carbocation, are known as carbocation। तो बच्चों उससे पहले ना आप ये समझो कि मान लो आपके पास एक कार्बन है, देखो ध्यान से सुनना, एक आपके पास कार्बन है, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3, और उसकी ज्योमेट्री कौन सी आएगी? ज्योमेट्री कौन सी आएगी? टेट्राहेड्रल। यही होती है ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होते हैं? सारे एंगल कितने कितने पे होते हैं? एक ऐसे और एक कुछ इस तरह से, यही होता है, ठीक है? यही होता है। अब ना हम इसमें एक नई चीज ये भी समझेंगे, शायद उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वेज और डैश, नहीं बताया तो फिर से बता देता हूं। जब आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को देखते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, ठीक है? जैसे ये एक बॉन्ड मैंने थोड़ा अलग बनाया है, मान लेते हैं कि बॉन्ड क्लोरीन के साथ है। ये बच्चों सेंट्रल एटम है कार्बन, चेक करो, ये सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन का एक बॉन्ड, ये HA, एक HA, और ये आपके पास क्लोरीन लगा हुआ। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन? नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन सेंट्रल एटम। अगर 2 आंसर आया हमारे पास तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आंसर आया तो sp2, 3 आया तो 2 आया तो sp, 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3।
इस तरह से आगे भी आता है sp3d1 अगर वो आया आपके पास 5 आया तो 6 आया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा चेंज भी होता है sp3d1 या dsp2 ऐसे करके ज्योमेट्री भी होती है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन कॉमन अगर सिंपल की अगर हम बात करें तो बच्चों ध्यान से सुनो। अब अगर मान लो आपके पास ये और ये बॉन्ड सेम प्लेन में है, ठीक है, सेम प्लेन का मतलब समझते हो ना, ये देखो ये सेम प्लेन में ऐसे, ये दोनों जो है सेम प्लेन में है, तो कौन से बॉन्ड जो बाहर रह रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बच्चों जो प्लेन के बाहर बॉन्ड रहता है, आपकी मर्जी, आप कोई भी कंसीडर कर लो। जैसे मान लो अगर ये दो बॉन्ड सेम प्लेन में है तो ये वाला और ये वाला बॉन्ड जो है एक ऑब्जर्वर की तरफ है। फॉर एग्जांपल अभी आप इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, देख ले इधर। फॉर एग्जांपल आप इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये जो मॉलिक्यूल है सॉरी ये जो बॉन्ड है ये ऑब्जर्वर की तरफ है, इसको बोलते हैं बेस पोजीशन। और ये जो पीछे की तरफ होते हैं इसको बोलते हैं डैश। तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपको इस तरह के बॉन्ड दिखेंगे तो वो ऐसे ड्रॉ करे होंगे, ये देखना ध्यान से। जैसे मान के चलो कि मेरे पास था बच्चों CH3Cl था। अगर मेरे पास CH3Cl था तो ये कैसे दिखेगा, जरा देखो। C मान लो आपके पास ये H और ये जो Cl है, ये Cl मैंने इस तरह से लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना दो आप। ये है सेम प्लेन में, और बच्चों एक जो है वो इधर है आपके पास डैश पोजीशन में। डैश पोजीशन का मतलब है कि पीछे की तरफ है। और एक जो है वो कैसे है, वेज। वेज का मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरह से मोटी सी बनाई होगी पोजीशन, इस तरह से, ये ऐसे करके। सिंपली उसने अगर ऐसे लिखी है तो भी ये वही है। तो ये देखो बच्चों, एक H इधर है, एक H इधर है। अब तो समझ जाओगे ना, इसको बोलते हैं डैश पोजीशन। ये कौन सी है, वेज। वेज पोजीशन कौन सी होती है, जो मोटी सी बनाई होती है ऑब्जर्वर की तरफ। और ये कौन सी है, लेकिन इसको अगर मैं देखूं तो अगर मैं इस तरफ से देखूं, जो आपके लिए बच्चों वेज पोजीशन है वो मेरे लिए कौन सी है, डैश। समझे कि नहीं समझे, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल। सारे एंगल कितने होते हैं बताओ टेट्राहेड्रल में, 109.5 डिग्री। और अगर उसमें बोले हम तो 109 डिग्री 28 मिनट्स। अच्छा ये बोल रहा था, समझ रहे हो। अगर उसमें बोले तो 28 मिनट्स होता था। तो बच्चों अगर क्या होगा, अब देखो कार्बोकेटायन देखो क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ये मान लो कल को मॉलिक्यूल, ये देखो ये मॉलिक्यूल जो है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, ये देखो क्या है, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है ये। मैंने पिछली क्लास में मॉलिक्यूल दिया था, ये जस्ट बॉन्ड बनाए थे, जस्ट बॉन्ड बनाए थे, आज भी बॉन्ड ही बनाते हैं। तो बच्चों फिर से वही, मान लो ये कार्बन है, एक बॉन्ड ऐसे है, एक आपके पास डैश पोजीशन में है, और एक जो है आपका कैसे बच्चों, वेज। वेज। ये क्या है, और एक बॉन्ड बचा है हमारे पास। मान लो ये कोई X है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये मान के मैं चल रहा हूँ, हेलोजन है, कोई X हेलोजन है ना, या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इधर ध्यान, तो बच्चों सोचो अभी इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। ठीक है, आप इसको मत करने देंगे, इसको मॉलिक्यूल ही समझ लोगे आप, ऐसे लिख दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और ज्योमेट्री है इसकी बच्चों मॉलिक्यूल की पूरे की, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल तो सबको पता ही है, ये इस तरह से है मॉलिक्यूल, ये मान के चलो ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा ऐसे। ये देखो ये और ये सेम प्लेन में, मान लो ये आप बाहर की तरफ निकला और ये पीछे की तरफ है ना। अब बच्चों क्या, अब मान के चलो आपकी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सोचो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। कभी भी ऐसा तो ये बॉन्ड कैसे तोड़ेगा, ऐसे करके। कौन सी क्लीवेज होगी, हेटेरोलिटिक। और जब भी कभी हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, ध्यान से सुनो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, नीचे चेक करो। अब वेज और डैश नहीं रहेंगे, वेज और डैश क्यों नहीं रही। और सोचो जब ये टूटा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन भी ले गया। कार्बन के पास 4 अपने खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, 1 2 3 4 थे, और 4 ही बॉन्ड बनाए थे, इसने टोटल 8 हो गए थे इसके। लेकिन अभी जब हेलोजन टूटा, यहां से -x चला गया, x जो माइनस हो गया, या यहां पे लिख देता हूं मैं, +x इस तरह से। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को ले गया, जब इलेक्ट्रॉन को ले गया तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया,
पॉजिटिव चार्ज, इसको बोल देते हैं कार्बोकैटायन। लेकिन चेक करो क्वेश्चन क्या आते हैं, छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3, अभी क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp2, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, कौन सी, ट्रायंगुलर प्लेनर। समझे कि नहीं समझे? इसको ऐसे समझो जरा, ये देखो ये मॉलिक्यूल है, पहले बॉन्ड ऐसा बना हुआ था, हुआ क्या, ये बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन को भी ले गया। अब सोचो ये जो है, अब इनकी दोबारा से अब अरेंजमेंट होगी एक पूरी प्रॉपर, कैसे ये बॉन्ड जो इधर शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और कैसा स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेगा ये, ट्रायंगल प्लेनर। देखो ध्यान से, ये सारे बॉन्ड जो है वो दोबारा से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बना देंगे। ये देखो, ये टूटने के बाद यहां से जैसे ही टूटा ये ऐसा दिखा, लेकिन ये रीअरेंज होगा और ऐसा बन जाएगा, ये देखो। और ये ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये देखो ये ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाएगा। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर दोनों तरफ से अटैक हो सकता है जब रिएजेंट आएगा, इस तरफ से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, जो हम पढ़ेंगे आगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम इसको यूज करेंगे। तो क्या सीखा कार्बोकैटायन में आपने बच्चों, कार्बोकैटायन के ऊपर क्या होता है, कार्बोकैटायन वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। कार्बोकैटायन जहां पे भी दिखा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, sp2, और ज्योमेट्री कौन सी होने वाली है, समझिए बहुत अच्छा।